नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं प्राचीन भारत की उन छिपी भी कहानियों की दुनिया में जो सच में हैरान कर देती हैं। ये वो कमाल की चीजें हैं, वो उपलब्धियां हैं जो पत्थर, धातु और शब्दों में हमेशा के लिए अमर हो गई। तो शुरुआत करते हैं एक पहेली से। सोचिए, क्या कोई ऐसी चीज हो सकती है, कोई लोहे की चीज जो 1500 साल से खुले आसमान के नीचे खड़ी हो और उस पर जंग का एक छोटा सा निशान भी ना हो। ये तो कमाली है ना? ये प्राचीन तकनीक का एक ऐसा रहस्य है जो आज भी बड़े बड़े वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर देता है। और इस पहेली का जवाब है दिल्ली का मशहूर लौह स्तंभ। ये सिर्फ लोहे का एक खंबा नहीं है, नहीं, ये तो प्राचीन भारत की जबरदस्त इंजीनियरिंग का एक जीता जागता सबूत है। अब जरा इसके साइज को देखिए। ये स्तंभ 7.2 मीटर ऊंचा है, मतलब काफी ऊंचा, और वजन 3 टन से भी ज्यादा। इस पर एक शासक का नाम लिखा है, चंद्र। माना जाता है कि वो गुप्त वंश के थे, और इसी से हमें पता चलता है कि ये करीब करीब 1500 साल पुराना है। तो ये तो हुई एक अकेले स्तंभ की कहानी। लेकिन सोचिए, जब एक स्तंभ इतना कमाल का हो सकता है तो उस दौर की बड़ी बड़ी इमारतों में इस तरह की कारीगरी का इस्तेमाल कैसे किया गया होगा। चलिए देखते हैं। उस समय की एक बहुत ही खास बनावट थी जिसे स्तूप कहते थे। स्तूप का सीधा सा मतलब है टीला। इसके ठीक बीच में, मतलब इसके दिल में, एक छोटी सी पेटी रखी जाती थी, और इस पेटी में भगवान बुद्ध या उनके शिष्यों के अवशेष रखे जाते थे। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण अगर देखना हो तो वो है सांची का महान स्तूप। देखिए, इसके चारों ओर एक रास्ता बना हुआ है। इसे प्रदक्षिणा पथ कहते थे। यहीं पर भक्त पूरी श्रद्धा के साथ परिक्रमा किया करते थे। अच्छा, अब वास्तुकला का एक और रूप देखते हैं, मंदिर। और यहां बनाने का तरीका, जो फिलॉसफी थी, वो बिल्कुल अलग थी। देखिए, स्तूप कैसे बनते थे, नीचे से ऊपर की ओर, ईंट पर ईंट रखकर। लेकिन कुछ मंदिर वो एक ही बड़ी सी चट्टान को ऊपर से नीचे की तरफ काटकर बनाए जाते थे। कमाल है ना? यहाँ इन तस्वीरों में ये फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ है सांची का स्तूप जो ईंटें जोड़ जोड़कर ऊपर की ओर बनाया गया है, और दूसरी तरफ है महाबलीपुरम के मंदिर जो एक ही चट्टान को तराशकर, मतलब घटाकर बनाए गए हैं। तो कह सकते हैं एक जोड़ने की कला है तो दूसरी घटाने की। और ये काम मतलब आसान तो बिल्कुल नहीं था, बहुत मुश्किल और बहुत ही खर्चीला। सोचिए, पहले तो सही क्वालिटी का पत्थर ढूंढो, फिर उसे तराशो और फिर उसे ठीक अपनी जगह पर लगाओ। हर एक स्टेप में जबरदस्त मेहनत और परफेक्ट प्लानिंग की जरूरत पड़ती थी। और एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि इन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को बनाने में पैसा कौन लगाता था? क्या सिर्फ राजा रानी? नहीं, ये एक तरह का सामुदायिक काम था। राजा रानियों से लेकर व्यापारी, किसान, यहां तक कि माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सबने अपना योगदान दिया। एक बहुत अच्छा उदाहरण है सांची का। उसका एक गेट बनवाने का पूरा खर्चा हाथी दांत के कारीगरों की एक यूनियन ने उठाया था। तो हमने बड़ी बड़ी इमारतों की बात तो कर ली। अब जरा और करीब से देखते हैं उन छोटी छोटी बारीक कलाकृतियों को जो इन इमारतों को सजाती थीं। मतलब अब हम माइक्रो से माइक्रो की तरफ जा रहे हैं। इन रेलिंग्स और गेट्स पर जो मूर्तियां बनी है ना, वो सिर्फ सजावट के लिए नहीं थीं। असल में ये लोगों को कहानियां सुनाती थीं। आप इन्हें पत्थर की किताबें कह सकते हैं, जिनके पन्नों पर धर्म और इतिहास के किस्से तराशे हुए थे। और अब बात करते हैं एक ऐसी जगह की जो कला का खजाना है, अजंता की गुफाएं। ये गुफाएं असल में पहाड़ काटकर बनाए गए मठ थे, बौद्ध भिक्षुओं के लिए। और इनकी दीवारों पर जो पेंटिंग्स है ना, वो तो बस कमाल है। सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? कि 1500 साल बाद भी ये रंग आज भी इतने वाइब्रेंट, इतने चटक हैं, और ये बनाए गए थे पौधों और खनिजों से। और एक और रहस्य, इन अद्भुत कलाकृतियों को बनाने वाले महान कलाकार कौन थे, ये आज तक कोई नहीं जानता। वो गुमनाम ही रहे। तो हमने पत्थर और रंगों की दुनिया देख ली। अब चलिए शब्दों की दुनिया में चलते हैं, उस दौर के साहित्य और महान विचारों की दुनिया में। ये वो दौर था जब कुछ बहुत ही महान महाकाव्य लिखे गए। अब महाकाव्य क्या होता है? ये एक बहुत लंबी शानदार कविता या कहानी होती है जिसमें वीर पुरुषों और महिलाओं और अक्सर देवताओं की कहानियां होती हैं। तो इसी समय में रामायण और महाभारत जैसे महान संस्कृत महाकाव्य लिखे गए। और सिर्फ संस्कृत में ही नहीं, दक्षिण भारत में तमिल भाषा में भी शिलप्पाधिकारम और मणिमेखलय जैसे बेहतरीन महाकाव्यों की रचना हुई। कहानियों और कविताओं से आगे बढ़कर अब बात करते हैं उस चीज की जिसने दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया,
यानी विज्ञान और गणित। और आप जानकर हैरान होंगे कि इसी दौर में कुछ क्रांतिकारी आविष्कार हुए। और इस साइंटिफिक क्रांति के एक बहुत बड़े हीरो थे आर्यभट्ट। वो एक कमाल के गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। उन्होंने एक किताब लिखी, आर्यभट्टियम, जिसने उस जमाने की कई पुरानी धारणाओं को चुनौती दी। जरा सोचिए, करीब 1500 साल पहले आर्यभट्ट ने यह बता दिया था कि दिन और रात इसलिए नहीं होते कि सूरज घूमता है, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। उन्होंने सूर्य और चंद्र ग्रह के पीछे का वैज्ञानिक कारण बताया। और तो और उन्होंने एक सर्कल का सरकमफ्रेंस यानी परिधि निकालने का एक ऐसा फॉर्मूला दिया जो आज भी लगभग परफेक्ट माना जाता है। और अब उस आविष्कार की बात जिसने गिनती की दुनिया में क्रांति ला दी। एक ऐसा आइडिया जिसके बिना आज का विज्ञान और टेक्नोलॉजी सोचना भी नामुमकिन है। ये साधारण सा दिखने वाला निशान, शून्य। जी हां, जीरो यानी शून्य का आविष्कार भारतीय गणितज्ञों ने किया था। यह सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये एक पूरा कॉन्सेप्ट था, एक क्रांतिकारी विचार। और फिर यहीं से ये विचार अरब देशों तक पहुंचा और वहां से पूरे यूरोप में फैला। आज दुनिया भर में हम जो गिनती इस्तेमाल करते हैं, उसकी नींव यही शून्य है। तो चलिए वापस वहीं चलते हैं जहां से हमने ये सफर शुरू किया था, उस लौह स्तंभ पर। अगर एक अकेला खंभा अपने अंदर 1500 साल पुराना इतना बड़ा रहस्य छिपाए रख सकता है, तो जरा सोचिए हमारे अतीत के पन्नों में अभी और न जाने कितने ही राज खुलने बाकी होंगे।